अब हम डिस्कस करेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। एचसीएफ जिसको आप महत्तम समापवर्तक कहते हो और एलसीएम जिसे आप लघुत्तम समापवर्तक कहते हो। मान लीजिए हमारे पास ये दो एग्जाम्पल हैं 45 और 15 का। आपको ऐसे संख्याएं ढूंढनी है जिसका 45 और 15 में बड़े आसानी से भाग चला जाए। वो संख्या होगी 3, 5 और 15, यानी कि इन तीनों संख्याओं का इन दोनों में आसानी से भाग जा सकता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो तीन संख्याओं का एक ग्रुप बन रहा है इसे हम समापवर्तक कहते हैं। इसे हम समापवर्तक कहते हैं। अब आपको महत्तम निकालना है। महत्तम का मतलब होता है बड़ी वैल्यू। इन समापवर्तक में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है आपको सामने दिख रहा है। ये वैल्यू है हमारे पास 15। इसलिए दी गई इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा यानी कि महत्तम समापवर्तक होगा वो होगा 15। अब महत्तम समापवर्तक की बात करूं तो महत्तम समापवर्तक की वैल्यू या तो इन दोनों में से किसी के इक्वल हो सकती है यानी कि बराबर हो सकती है, या इन दोनों से छोटी हो सकती है। महत्तम का मतलब आपको 15 से बड़ी वैल्यू नहीं लेनी है। वैसे 15 से बड़ी वैल्यू हो ही नहीं सकती, आपको लेनी भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारे पास है एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। इसके भी आपको समापवर्तक लिखने हैं, यानी कि अब आपको ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो 24 यानी कि 24 और 12 इनसे पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो पहली संख्या लिख सकते हैं 48, क्योंकि 48 में 24 का भी भाग जा सकता है और 12 का भी भाग जा सकता है। इसके बाद आप यहां पे लिख सकते हो 72 यानी कि 72। इसके बाद आप लिख सकते हो 96। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती है, बट एलसीएम में आपको इनमें से सबसे छोटी वैल्यू ही चूज करनी है, क्योंकि यह है लघुत्तम समापवर्तक। चूंकि ये सारे के सारे समापवर्तक कहलाते हैं, इन समापवर्तक में से छोटी वैल्यू हो सकती है 48, जो हमारा लघुत्तम समापवर्तक कहलाएगा। अब है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये विभाजन की एक विधि है जिसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। इसका प्रयोग एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगर मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की बात करूं तो वैसे इसके बारे में आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, बट उस समय आपको इसके बारे में जानकारी नहीं थी। फिर भी आपने पढ़ा हुआ है कि जब हम किसी संख्या का भाग देते हैं तो भाग देते समय ये जो बाहर वाली संख्या होती है इसे हम कहते हैं भाजक, इसे हम कहते हैं भाज्य, पीछे वाली संख्या भागफल कहलाती है, और लास्ट में ये जो शेषफल बच जाता है नीचे की तरफ ये शेषफल होता है। तो आपने बचपन में पढ़ा है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस क्या पढ़ा आपने, शेषफल। इसी को हम अगर किसी मात्रक के रूप में, किसी चिन्हों के रूप में लिख दें तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अकॉर्डिंग हम भाज्य को मान लेते हैं a, भाजक को मान लेते हैं b, इसे लिख देते हैं q और इसे लिख देते हैं r। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मैं लिख सकता हूं यहाँ पे a = bq + r। आप देख रहे हैं भाज्य के जगह पे मैंने a लिखा, भाजक के जगह पे b लिखा, भागफल के जगह पे q लिखा जैसा कि सामने लिखा हुआ है, शेषफल के जगह पे मैंने r लिखा। अब हमें इस प्रमेय का प्रयोग करके एचसीएफ फाइंड करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जैसा कि आपको पता है a = bq + r होता है। इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं, जहां पे r की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर हो सकती है, या फिर ये b से छोटी होगी, b के बराबर नहीं हो सकती। यानी कि ये r के लिए कंडीशन है। r मतलब शेषफल, r हम शेषफल को कहेंगे। शेषफल के लिए ये कंडीशन है कि जो शेषफल की वैल्यू होगी वो 0 से ज्यादा होगी और b से छोटी होगी। अगर मान लीजिए r = 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि जो भाग दिया जा रहा है, यानी कि आप b का भाग दे रहे हैं a में, यानी कि b का पूर्णतः भाग जा रहा है a में,
जब कंडीशन ये हो तो हम कह सकते हैं B का पूर्णतः भाग जा रहा है A में। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ लिख देता हूँ 16 में 4 का आप सिंपली भाग देते हो, बचपन से ही करते आ रहे हो, और आप यहाँ लिखेंगे 4 और इस तरह से 16 शेषफल आ गया 0। इसका मतलब है कि 4 का 16 में यहाँ पे B की वैल्यू 4 है, A की वैल्यू 16 है, तो मैं कह सकता हूँ कि B का ईजिली डिवाइड हो रहा है 16 के अंदर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का पहले क्वेश्चन को मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ बड़े ही आसान तरीके से। इसलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको ये एक्सरसाइज है 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिख रहा है, आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF निकालना है। हमारे पास ये दो नंबर दिए हुए हैं 125 और 135, 135 और 225। इनका हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF निकालना है। चूंकि हम अलग अलग चरणों को फॉलो करें तो वो हमारे लिए अगर बड़ी संख्या आ जाए तो उसमें थोड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें बड़े आसानी से आप एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके HCF निकाल लेंगे। वहां पे बस आपको सिंपली विभाजन विधि, भाग विधि से यानी कि विभाजन विधि से आपको LCF निकालने आने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ, ये बताऊंगा कि किस तरह से भाग विधि से HCF निकाला जाए। मेरे पास ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर दो नंबर है, एक तो है 135 और दूसरा नंबर है 225। अब इनमें 225 है ना, वो 135 से बड़ी संख्या है। जो बड़ी संख्या होती है उसे हम A कंसीडर करते हैं और जो छोटी संख्या होती है उसे हम B कंसीडर करते हैं एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। बट मैं आपको सबसे पहले भाग विधि समझाऊंगा। सिंपली आपको क्या करना, जो बड़ी संख्या है उसे आप अंदर रख के भाग दे दीजिए। यानी कि 225 को यहाँ रखा और 135 का भाग दिया। जब आपने इसमें भाग दिया, एक बार मैं इसे 135 लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 90। ये हमारा पहला भाग कंप्लीट हो गया। इस भाग में से आपको ये पता है कि ये वैल्यू है A की, ये वैल्यू है B की, इसे कहते हैं Q और इसे कहते हैं R। सिंपली ये जो वैल्यू दिख रही है A, B, Q और R को इस एल्गोरिथम का जो विभाजन प्रमेय का है, जो विभाजन एल्गोरिथम है उसमें आप रिप्लेस कर दीजिए। इनकी वैल्यू को उठा के रख देना है। B A के प्लेस पे, A के जगह पे मैं रख सकता हूँ 225, B के जगह पे आपको रखना है 135, Q के जगह पे आपको 1 रखना और R के जगह पे यहाँ 90 है तो मैंने यहाँ 90 रख दिया। इसके बाद हमारा ये पहला भाग यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर भी यहाँ पे शेषफल नहीं, 0 नहीं आया, तो हमें क्या करना, फिर से एक भाग बना देना यहाँ पे और ये जो बाहर वाली वैल्यू उसको उठा के यहाँ रख देनी। ये HCF निकालने की भाग विधि के तरीके हैं। फिर से आप इसे डिवाइड कीजिए, यानी कि भाग दीजिए। एक बार में 90, जब आप इसे घटाएंगे तो ये होगा 45। हमारा ये दूसरा भाग कंप्लीट हुआ और दूसरा भाग ये रहा, ये आपका दूसरा भाग कंप्लीट हुआ। इस तरह से मैं इसे A लिख सकता हूँ, इसे B की वैल्यू लिख सकता हूँ, इसे Q लिख सकता हूँ और इसे R लिख सकता हूँ। यहाँ पे A के नीचे आपको A की वैल्यू 135 रखनी है, B के नीचे B की वैल्यू यानी कि B के नीचे B की वैल्यू यहाँ 90 रख दो, इंटू Q की वैल्यू यहाँ पे आपको 1 दिख रही है, आप यहाँ 1 रख दीजिए, प्लस शेषफल यहाँ पे 45 है तो आपको यहाँ 45 रखनी है। अभी हमारा पहला भाग यहाँ दूसरा भाग यहाँ कंप्लीट हुआ। अभी भी शेषफल 0 नहीं आ रहा। फिर से एक और भाग बनाना और बाहर वाली संख्या को आपको अंदर रखना। जब आप इसे भाग देंगे तो ये भाग होगा 2 बार में 45, 90 और इसे घटाएंगे, शेषफल आ गया 0। यहाँ पे B की वैल्यू हो गई 45, A की वैल्यू हो गई 90, Q की वैल्यू आपको लेने हैं 2 और R है आपके शेषफल 0। यहाँ पे आपको मान रखने, A के प्लेस पे आपको सिंपली 90 रख देने, B के प्लेस पे आपको B की वैल्यू, B के नीचे आपको 45 रखने। इसके बाद Q की वैल्यू यहाँ पे 2 है, Q के नीचे आपको 2 रखने हैं। ये आपको Q दिख रहा है, Q के नीचे हमें 2 रखने हैं, प्लस शेषफल हमारा 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाए तो विभाजन प्रमेय का कहता है कि संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो गई। तो इस तरह से जो HCF होगा, अब HCF जो होगा वो B की वैल्यू होती है। B की वैल्यू आपको 45 दिख रही है, इसलिए आपका आंसर होगा 45।
अब आपके पास ये दूसरी संख्या दिख रही है, यानी कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, जिसमें एक संख्या है 196 196 और दूसरी संख्या है 38,220। इसका आपको एचसीएफ यानी कि एचसीएफ निकालने हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो सबसे ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, जैसा कि आपको दिख रहा है 196 है ना, 38,220 से छोटी संख्या है। इन दोनों का आपको एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। सबसे पहले हमें भाग विधि से निकालना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बड़ा ही आसान सा तरीका है। आपको यहाँ पे लिखना 38,220 और इसमें आपको 196 का भाग देना। जब आप भाग देंगे तो सर्वप्रथम इसे 196 एक बार में ले जा सकते हैं। घटाने के बाद यहाँ पे 8 लिख सकता हूँ, यहाँ 1 लिख सकता हूँ, इसके बाद नीचे 2 को रिप्लेस कर दीजिए। इस तरह से मैं इसे 9 बार में ले जा रहा हूँ, 9 बार में जा सकता है, 1764 होगा। और जब आप इसे घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 8, यहाँ लिख सकते हैं 9, ऊपर वाली संख्या को नीचे लेके आ जाओ 0। फिर से आप जब इसे 5 बार में ले जाएंगे सिंपली 980, यानी कि शेषफल हमारा 0। तो इस तरह से आपका पहला भाग यहाँ कंप्लीट हुआ। अब आपको एल्गोरिथम का यूज करना है, यानी कि आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना। तो आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में जैसा कि आपको पता है a = bq + r, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। इस प्रमेय के अंदर यहाँ से a की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू ये रही, q की वैल्यू ये रही और शेषफल ये है। इनको आप रख दीजिए। a के जगह पे आपको रखना है 38,220 बराबर b के जगह पे आपको b की वैल्यू 196 रखनी है और इसके बाद q के जगह पे आपको 195 रखनी है और शेषफल जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ 0 है तो शेषफल 0। इस तरह से जब शेषफल 0 हो गया तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है और यहीं से आपको एचसीएफ मिल जाएगा। तो एचसीएफ जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि एचसीएफ की वैल्यू b के इक्वल होती है और b की वैल्यू आपको सिंपली 196 दिख रहा है, इसलिए आपका आंसर होगा 196। बस आपको इतना लिखना। अब हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, जिसमें 867 यानी कि 867 ये बड़ी है 225 से, सिंपली आपको 225 का भाग देना। 225 का आपको 867 में भाग देना और जब आप इसे भाग देंगे तो ये 3 बार में हो सकता है। यहाँ आप लिख सकते हैं 5, यहाँ आप लिख सकते हैं 7 और यहाँ आप लिख सकते हैं 6। और इस तरह से जब आप इसे घटाएंगे तो घटाने के बाद ये वैल्यू हो जाएगी 2 और इसे आप लिख सकते हैं 9, इसे लिख सकते हैं 192। इसके बाद यानी कि पहला भाग आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको क्या करना, इसके अंदर से b की वैल्यू, a की वैल्यू, q की वैल्यू और ये r की वैल्यू को विभाजन एल्गोरिथम जो प्रमेय है हमारे पास a = bq + r, इसमें आपको रख देना है। a की जगह पे जैसा कि आपको दिख रहा है 867 मैंने यहाँ पे लिख दिया और b के प्लेस पे आपको यहाँ दिख रहा है 225, यहाँ आप लिख सकते हो 225 इंटू q के जगह पे q की वैल्यू यहाँ 3 है, मैं यहाँ 3 लिख सकता हूँ। शेषफल हमारे पास 192 है, 192 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अभी भी हमारा भाग कंप्लीट हुआ नहीं, इसलिए हम वापस यहाँ भाग बना देते हैं और ये बाहर वाली वैल्यू को अंदर रिप्लेस करते हैं। इसे मैं लिख सकता हूँ 225, ये एक बार में ले जा सकता हूँ 192 और इस तरह से जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 33। इसके बाद वापस हमारा ये दूसरा भाग कंप्लीट हो गया। इस तरह से पहले हम इसके वैल्यू लिख देते हैं, इसे आप कंसीडर कर लीजिए b क्योंकि ये दूसरा भाग है, ये है a, इसे q और इसे हम r कहते हैं। a के प्लेस पे आपको यहाँ लिखना है 225, आप सिंपली यहाँ पे 225 लिख सकते हैं इक्वल्स टू b के प्लेस पे 192 दिख रहा है 192 आप लिख सकते हैं और q के प्लेस पे आपको q के जगह पे 1 दिख रहा है 1 लिख सकते हैं, r के जगह पे आपके पास 33 है तो यहाँ पे आप 33 लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा दूसरा भाग भी कंप्लीट हो गया। अब आपको अभी भी शेषफल आप देख रहे हैं कि शेषफल 0 नहीं आया, इसलिए आपको फिर से भाग देना। यहाँ पे आप लिख सकते हो 192 यानी कि 192। अब इस भाग के लिए हम इसे 5 बार ले जाते हैं और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 165 यानी कि शेषफल अब हमारा हो जाएगा यहाँ पे 7 और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 यानी कि शेषफल आ गया 27। इसे हम r लिख देते हैं, ये वैल्यू होगी q की, इसे आप लिखेंगे b, इसे लिखेंगे a। इस तरह से आपके पास ये जो वैल्यू है उसको उठा के एल्गोरिथम
प्रमेयिका के अंदर आपको रखने हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 192। इसके बाद आपको b के जगह पे b की वैल्यू आपको 33 दिख रही है, यानी कि आपको यहाँ रखने हैं 33 इंटू q के जगह पे आपको 5 रखने हैं और शेषफल है हमारे पास 27 लिख दिया। अब अभी भी हमारे पास शेषफल शून्य नहीं आया, इसलिए आपको फिर से भाग देने हैं। 27 को बाहर और 27 का 33 में आपको फिर से भाग देने हैं। 27 एक बार में, यहाँ लिख सकता हूँ 27 यानी कि 27। जब आप इसे घटाओगे तो घटाने के बाद वैल्यू आ जाएगी 6, यानी कि अब 6 का भाग वापस देना है। इससे पहले हम फिर से वैल्यू लिख देते हैं, ये b है, ये a और ये q, इसे हम कहते हैं r। तो इस तरह से a के जगह पे आपको यहाँ लिखने हैं 33, b के जगह पे आपको लिखने हैं 27, q के जगह पे लिखने हैं आपको 1 और शेषफल आ गया आपके 6। अब आपको 6 से फिर से भाग देने हैं, 6 का भाग देने हैं 27 में। 27 में जब आप भाग देंगे ये 4 बार में, यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ 24 और इस तरह से शेषफल हो जाएगा 3। यहाँ पे a की वैल्यू है 27, b की वैल्यू है 6, q की वैल्यू है 4 और r के जगह पे आप लिख सकते हैं 3। तो इस तरह से यहाँ वैल्यू हम रिप्लेस कर देते हैं। 27 इक्वल्स टू b के जगह पे b की वैल्यू 6 इंटू q के जगह पे 4 है और शेषफल हमारे पास 3 है, मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ। अभी भी शेषफल 0 नहीं है, इसलिए आपको फिर से भाग बनाना और ये बाहर वाली वैल्यू को अंदर रख देना और जब आप इसे भाग देंगे तो अब आपका शेषफल 0 आ जाएगा। यहाँ पे b की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 6 है, q की वैल्यू 2 है और r की वैल्यू 0 है। रिप्लेस कर दीजिए, a के जगह पे आपको 6 रखने हैं, b के जगह पे आपको 3 रखने हैं, q के जगह पे आपको 2 रखने हैं और इस तरह से शेषफल हो गया 0। विभाजन प्रमेयिका के अकॉर्डिंग संख्या पूर्णतः विभाजित हो गई। विभाजन प्रमेयिका के अनुसार संख्या पूर्णतः विभाजित हो गई। तो अब जो आपका HCF होगा वो b के बराबर होगा और b की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या दिख रही है 3, तो इसलिए HCF आपका हो जाएगा 3। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रूव करने हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब होता है ऐसी कोई संख्या जो प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है, यानी कि संख्याएं पूर्ण संख्या के रूप में हो सकती है, पूर्ण अंक हो 1/4, 1/4, 0.5, इस तरह की संख्या नहीं होनी चाहिए, यानी कि पूर्णांक होने चाहिए। तो हमारे पास जो धनात्मक विषम पूर्णांक है आपको प्रूव करने हैं कि वो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में हो सकता है। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास जो एल्गोरिथम का प्रमेय है a = bq + r, उसे लिख देते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है इसे हम a के बराबर लिखते हैं 6q + 1। जब आप इसे एल्गोरिथम प्रमेयिका से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो फॉर्मूला होता है bq + r। b की वैल्यू यहाँ पे आपको सिंपली 6 दिख रही है, तो b की वैल्यू 6 होगी। और जैसा कि मैंने r के बारे में बताया था, r जो वैल्यू है ये 0 से बड़ी हो सकती है या 0 के बराबर हो सकती है और ये b से छोटी हो सकती है, यानी कि जब b = 6 आ जाए तो ऐसी कंडीशन में आपको r = लेने हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक आप ले सकते हैं। ये एक ऐसा तरीका मैं बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए इस विषम के स्थान पे आपको सम प्रूव करने को भी आ जाए तो आप इसी तरीके से उसे बड़े आसानी से कर सकेंगे। तो हमारे पास b की वैल्यू यहाँ 6 है, r की वैल्यू ये अलग अलग दी हुई है। तो चलिए हम इनकी वैल्यू को इसमें रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इस प्रमेय के अनुसार मैं यहाँ लिख सकता हूँ a = b के जगह पे आपको b की वैल्यू 6 रखनी है, तो 6q + r के जगह पे आपको शुरुआत में 0 रखने हैं और आप यहाँ लिख सकते हो जब हमने r = 0 लिया। इसके बाद आपको r = 1 लेने हैं और यहाँ आप लिख सकते हो 6q + 1। इस तरह से r = आप 2 और a = लिख सकते हैं 6q + 2। इस तरह से r = यहाँ 3 और a = लिख सकते हैं 6q + 3। r = 4 और आप लिख सकते हैं a = 6q + 4। r = यदि 5 हो तो आप लिख सकते हैं a = 6q + 5। आप यहाँ r = 6 नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास जो r की वैल्यू है वो 5 तक ही लेनी है। अब आपको
इन नंबर्स को देखना है, क्या इसमें 2 का भाग जा सकता है, क्या इसमें 2 का भाग जा सकता है। अगर इन दोनों संख्याओं में 2 का भाग जा सकता है तो हम कह सकते हैं कि यह 2 से भाज्य है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 से भाज्य है। भाज्य संख्याओं के बारे में मैंने पहले ही आपको सेशन में समझा दिया है कि भाज्य संख्या वो होती है जिसका पेयर बन सके, जिसमें 2 से भाग चला जाए, यानी कि 2 की गुणज हो। तो इसमें भी 2 का भाग जा सकता है और 0 में किसी भी संख्या का भाग जा सकता है, यानी कि ये दोनों संख्या 2 से भाज्य है, इसलिए ये पूरी जो संख्या है वो भी 2 से भाज्य होगी। और 2 से भाज्य वाली संख्या को हम सम लिखते हैं। यहाँ पे 2 से भाग तो इसके पहली संख्या के अंदर जा रहा है, बट दूसरी संख्या के अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए आप यहाँ पे सामने लिख सकते हैं ये 2 से भाज्य नहीं है। अब 2 से भाज्य नहीं है, इसका मतलब है कि ये विषम संख्या है। इसके बाद आगे वाली जो संख्या है 6³ + 2, 6³ में 2 का भाग जा सकता है क्योंकि 6 एक सम संख्या है, सम संख्या में 2 का भाग जा सकता है। आगे वाली 2 भी एक सम संख्या है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये 2 से भाज्य है। अब 2 से भाज्य है इसलिए ये संख्या भी सम होगी, आप इसे सम लिख सकते हैं। इसके बाद ये जो संख्या है, पहले वाली संख्या में 2 का भाग जा सकता है लेकिन बाद वाली संख्या में 2 का भाग नहीं जा सकता, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 2 से भाज्य नहीं है। और वो संख्या जो 2 से भाज्य नहीं होगी वो विषम होगी। तो इस तरह से मैं इन सारी संख्याओं को लिख सकता हूँ। जो संख्याएं 2 से भाज्य है उसे मैं सम लिख सकता हूँ, और जो 2 से भाज्य नहीं है उसे मैं विषम लिख सकता हूँ। करने को आ जाए तो आप सिंपली यहां लिख सकते हैं कि विषम संख्या 6³ + 1, विषम संख्या 6³ + 1, 6³ + 3, आपको ये संख्याएं दिख रही है 6³ + 1, 6³ + 3 और 6³ + 5। ये जो संख्याएं हैं ये सारी की सारी 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5 विषम संख्या होगी। इसलिए आपको यहाँ पे लैंग्वेज लिखना है कि अतः विषम धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या हो सकता है, जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो हो सकता है 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5, यानी कि इसके सामने लिखा हुआ विषम, इसके सामने भी लिखा हुआ विषम और इसके सामने भी लिखा हुआ विषम। इसलिए जो धनात्मक संख्याएं हो सकती है उसे मैं लिख सकता हूँ 6³ + 1, 6³ + 3 एंड 6³ + 5। यदि आपको सम संख्या भी प्रूव करने को आ जाए तो आपको यहां से चूज करके सम संख्या भी सामने लिख देनी है। और ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको सिंपली एसएफ निकालना है। जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करती है। दोनों समूहों की संख्या यानी कि समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करते हैं। स्तंभ मतलब लाइनें, बहुत सारी लाइनें बन रही है, इनमें ये मार्च करते हैं। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है आपको ये बताना है। तो अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए यानी कि आपको एसएफ निकालना है। सिंपली आपको एसएफ के मैंने तरीके बताए, उन तरीके से यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया, इस क्वेश्चन को भी आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपको खुद से करने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जैसा कि आपको ये फोर्थ क्वेश्चन दिख रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है ना पूर्णांक m के लिए, वो 3m और 3m + 1 के रूप में हो सकता है। सिंपली हम मान लेते हैं कि हमारे पास q पूर्णांक के लिए कोई नंबर है 3q और दूसरे नंबर है 3q + 1। आप यहाँ पे 3q + 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको b की वैल्यू यहाँ पे 3 दिख रही है, तो r के जगह पे आपको 2 तक की वैल्यू ले सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे 2 तक की वैल्यू ले सकते हैं। सिंपली इस नंबर को मैं ले लेता हूँ, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, यानी कि विभाजन प्रमेय जो होता है, विभाजन प्रमेय होता है a = bq + r। इस विभाजन प्रमेय में a के इक्वल हमने इसको कर दिया, और इसके बाद आपको दोनों तरफ वर्ग करना है। दोनों तरफ वर्ग करने पर आप सिंपली लिख सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब आप इसे वर्ग करेंगे तो ये होगा a², इसे लिख सकते हैं 3q का होल स्क्वायर,
इस तरह से ये ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाइड बाय क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 9 को हमने 3 इंटू 3 लिख दिया, क्यू स्क्वायर। यहाँ से आपको 3q को m कंसिडर कर लेना, 3q स्क्वायर को हमने m मान लिया। तो इस तरह से किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा a स्क्वायर वो इक्वल हो जाएगा 3 के प्लस पे मैं यहाँ रख देता हूँ 3, और इस तरह से q 3q स्क्वायर की वैल्यू यहाँ m है, तो मैं कह सकता हूँ कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा वो 3m के इक्वल होगा। इस तरह से हमारा ये पहला स्टेप तो प्रूव हो गया। इसके बाद आपको लेना है 3q प्लस 1। 3q प्लस 1 को हमने फिर से ले लिया, यहाँ पे a इक्वल्स टू कंसिडर कर लिया 3q प्लस 1, और फिर से आपको दोनों तरफ वर्ग करने हैं जैसा कि आपने पहले प्रीवियस क्वेश्चन में किया, प्रीवियस पार्ट में किया। तो यहाँ आपको लिखने हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब आप यहाँ वर्ग करेंगे तो वर्ग करने के बाद ये वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। सिंपली यहाँ पे आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ करना, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चलिए इसका होल स्क्वायर हम कर देते हैं। यहाँ आपको लिखना a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल्स टू, जैसा कि आपको दिख रहा है नीचे a स्क्वायर और a के प्लस पे आपके पास ये वैल्यू है 3q, हम यहाँ रख देते हैं 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a के प्लस पे 3q रखने हैं, b के प्लस पे 1 रखने हैं, प्लस b स्क्वायर यानी कि प्लस 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ। a स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएंगे 9 देन q का स्क्वायर प्लस यहाँ लिख सकता हूँ 6q प्लस यहाँ 1 लिख सकता हूँ। अब आपको इन दोनों वैल्यू में से जो शुरुआती दो वैल्यू है, एक को छोड़ के बाकी दो वैल्यू में से आपको 3 कॉमन लेना है, बिकॉज हमारे पास स्टार्टिंग में प्रूव करने में शुरुआत में 3 आया हुआ है, इसलिए 3 कॉमन लिया। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 3q स्क्वायर प्लस यहाँ लिख सकता हूँ 2q और देन लिख सकता हूँ प्लस 1, और इस वैल्यू को आपको m कंसिडर फिर से कर लेना, 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल्स टू मैं मान लेता हूँ m के बराबर। तो इस तरह से हमारे पास जो हमारी दूसरी डिजिट है उसका स्क्वायर 3m प्लस 1 के रूप में हो सकता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि किसी पूर्णांक m के लिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 हो सकता है। जैसा कि आपको 5th क्वेश्चन में दिख रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके आपको सिद्ध करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का अगर घन कर दिया जाए, क्यूब कर दिया जाए, तो वो क्यूब 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में हो सकता है। सिंपली आपको ऐसे ही करना है कि हम अब मान लेते हैं कि हमारे पास जो नंबर्स है वो है 9m मान लेते हैं, इसे 9q मान लेते हैं पहले नंबर को, दूसरे नंबर को 9q प्लस 1, 9q प्लस 2, इस तरह से आप बहुत सारे नंबर्स ले सकते हो, बट मैं यहाँ पे 2 तक लूँगा क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, केवल 3 नंबर्स को प्रूव करूँगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसे a के इक्वेट कर देते हैं। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको पहले बताया था कि हमने उसमें क्या किया था, उसमें a के बराबर करके और स्क्वायर किया था, इसमें भी आपको a के बराबर करके क्यूब करना है, यानी कि घन करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9q, और यहाँ पे आप लिख सकते हो दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर अगर आप घन करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी a क्यूब, इसे लिख सकते हैं 9q का क्यूब। इस तरह से आपको यहाँ पे क्यूब नहीं करना, इसको सिंपली 9 इंटू 9 कर दीजिए, देन क्यूब कर इस वाले वैल्यू को ब्रैकेट में रख दीजिए, इसे 9 लिख दीजिए और इसे m कंसिडर कर लीजिए, यानी कि ब्रैकेट में 81q क्यूब है और इसे हम मान लेते हैं 81q क्यूब इक्वल्स टू m, ये हम मान लेते हैं। इस तरह से a क्यूब इक्वल्स टू लिख सकता हूँ 9m। तो इस तरह से आपने देखा कि जो संख्या होती है उसका क्यूब 9m के फॉर्म में, यानी कि जो पहली धनात्मक पूर्णांक है उसे हम 9m के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह से आपको अब दूसरी वैल्यू लेनी है, इसे भी a के इक्वल करना, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 9m प्लस 1। सेम आपको ऐसे ही लिखना कि दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर जब आप दोनों तरफ घन करेंगे तो इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 9m प्लस 1 होल क्यूब। अब यहाँ पे m प्लस 1 दिख रहा है और 9m प्लस 1 के जगह पे a प्लस बी
होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करने हैं। फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। जब आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगी, ए क्यूब इक्वल्स टू 9m यहाँ पे हम क्यूब लिख सकते हैं, यहाँ पे भी हम क्यू लिख सकते हैं। क्यू इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने क्यू को कंसिडर किया हुआ है, माना हुआ है। तो आप यहाँ पे रख दीजिए 9q का क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा है, बी के प्लस पे 1 है, बी के जगह पे 1 है, 1 का क्यूब प्लस 3 × a स्क्वायर, 3 × a के जगह पे है 9q का स्क्वायर इंटू बी यानी कि इंटू 1 लिख सकता हूँ, प्लस 3 में आपको a की वैल्यू यानी कि 9a का गुणा करना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 9a और आगे b स्क्वायर है यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी a क्यूब और इसे लिख सकते हैं 9 × 81, क्योंकि 9 × 9 × 9 3 बार 9 होगा, 2 9 को हमने एक साथ गुणा कर दिया। तीसरे 9 का गुणा इसलिए नहीं किया कि हमें कॉमन लेना है। यहाँ पे आप क्यूब लिख सकते हो प्लस 1 प्लस 3 × इसके 9 को स्क्वायर 81 मत कीजिए, क्योंकि आप 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमें अभी 9 कॉमन लेना है, इसलिए मैं इसे 9 × 9 लिख देता हूँ। आगे क्यू स्क्वायर प्लस, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो वैल्यू वही होगी, आगे हो जाएंगे 3 × 9 यहाँ पे 9 क्यूब लिख सकते हो। अब ये जो प्लस की 1 वैल्यू है इसको उठा के पीछे रख दीजिए, इस तरह से आपके पास वैल्यू बच जाएगी 81q प्लस 3 × 9 का q का स्क्वायर प्लस 3 × 9, यहाँ पे आप लिख सकते हैं q, और देन जो पीछे प्लस 1 था उसे पीछे रखना था, आगे जो प्लस 1 था उसे पीछे रखना था। अब आपको यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू में से 9 कॉमन लेने हैं। जब आप 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ होंगे 81 q का क्यूब प्लस इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए 27, और इसमें से 9 को हमने बाहर कॉमन ले लिया, ये क्यू स्क्वायर प्लस इसमें से 9 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे होगा 3q और देन ब्रैकेट को बंद करने के बाद प्लस 1 रख दीजिए। आपको इसके जगह पे आप m मान लेना है। तो इस तरह से हमारे पास दूसरी जो वैल्यू है उसका क्यूब 9m + 1 के रूप में हो सकता है। मैंने 9 की जगह पे 9 की जगह पे 9 रख दिया और इसके जगह पे मैंने m मान लिया, +1 की जगह पे +1। इस तरह से जो हमारे पास n³ + 2 है, आपको भी सेम यहाँ जहाँ भी आपको 1 दिख रहा है वहाँ पे आपको 2 रखने हैं, और इस तरह से आप 9³ + 2 को भी प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिंपली लिखना है कि अतः हम कह सकते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 9m + 8 के रूप में हो सकता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको आज का ये एडिशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। थैंक यू सो मच।